नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गालियों के इतिहास के बारे में। भारत की राजनीति में गाली, भारत का इतिहास तो हर देवी देवता के लिए चालीसा का निर्माण करने का रहा है। चालीसाओं की रचना की जाती रही है। हम आदी हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ने के। हाँ, कई बार कई राजनेताओं की स्तुति में भी लालू चालीसा, मुलायम चालीसा, मोदी चालीसा से लेकर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर चालीसाओं की रचना का इतिहास हमारा रहा है। लेकिन साथ ही गाली देने का भी इतिहास रहा है। आज मैं क्यों यह बात कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण समझिए। एक समाचार निकल कर आया कि दरभंगा के कार्यक्रम में, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था कल, उसमें किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, नाम आ रहा है मोहम्मद नौशाद का, जिसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की मां के साथ गाली दी। ठीक है, अब इस प्रकार की राजनीति के लिए आज मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या मोहम्मद नौशाद जिम्मेवार है? मुझे लगता है नहीं, मोहम्मद नौशाद जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जिन किसी भी दल के कार्यकर्ता ने किसी दूसरे दल के राजनेता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, उस नेता को भी ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मतलब आज मोहम्मद नौशाद ने अगर ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी की बनती है। उसी प्रकार से जब कई गालियों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के लिए किया गया तो उसके लिए भी जिम्मेवारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्यों ऐसा माहौल बनाते हैं जिस कारण से उनके कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की गालियां, इस प्रकार के अपमानजनक शब्द, चाहे वो सोनिया गांधी के लिए पुतना या सुर्पनखा शब्द का इस्तेमाल किया जाना रहा हो, या फिर आज नरेंद्र मोदी के मां के साथ नरेंद्र मोदी की गाली देने का इतिहास रहा हो। ठीक है, ये सब के सब की जिम्मेवारी किसी नौशाद की नहीं होती है, बल्कि उस दल के बड़े नेताओं का होता है। चूंकि बड़े नेता ऐसा माहौल का निर्माण करते हैं जिस कारण से ये प्रवृत्ति जन्म लेती है। वैसे गाली देने का इतिहास कोई भारत का ही केवल नहीं है, बल्कि ये इतिहास राजनीति का इतिहास भी है। आप कैसे, मैं आता हूँ भारत के गाली चालीसा के इतिहास पर, उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि ये गाली का इतिहास राजनेताओं ने बनाया क्यों। सबसे पहले इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सीधा सीधा कि अपने प्रतिद्वंदी की छवि को खराब करना। आप देखिए, मैं शुरुआत करता हूं जब 1900 मतलब बहुत हम लोग, मेरे जैसा व्यक्ति छोटा हुआ करता था उम्र के अनुसार, लेकिन तब भी हमने अपने बाल्यकाल में सुना, गली गली में शोर है, डैश चोर है। ठीक है, गली गली में खच्चर है, गली गली में मच्छर है, डैश खच्चर है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को सुनकर जब मेरे जैसा व्यक्ति बड़ा हो रहा था तो निश्चित है कि जब हम अपने बड़े होकर जब हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए शब्दों का चयन करेंगे तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पे होगा या नहीं होगा? नहीं, फलाना के मैया, हाय हाय, इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल बिहार ने अपने इतिहास में देखा है। ठीक है, बिहार में ने अपने इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से कुछ राजनेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना। बिहार ने को याद है किस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर के लिए गलत अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। इधर 90 के दशक में आने के बाद लालू प्रसाद यादव के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लालू के लिए ललुआ, कर्पूरी के लिए कर्पूरिया, हजमा, ठीक है, लालू यादव के लिए गोरवा शब्द का इस्तेमाल, नरेंद्र मोदी के लिए तेलिया शब्द का इस्तेमाल। इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की एक लंबी परंपरा भारत में भी विकसित हुई है। लेकिन ये विश्व राजनीति में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जो इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहला होता है कि अपने प्रतिद्वंदी के इमेज को नीचा गिराना। ठीक है, और उसी क्रम में कई ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं दुनिया की राजनीति में जब अपने प्रतिद्वंदी के छवि को गिराने के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बहुत ही महान और पाक साफ दिखाने का प्रयास, दिखते नहीं ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी कद
अंतोगत्वा जब इतिहास उनके चरित्र चित्रण करता है, उनका विश्लेषण करता है, तो ऐसे सभी लोग जिन लोगों ने इस प्रकार की गालियों के रचना की या फिर जिनके उकसावे पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, उनका कद इतिहास में बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी क्षणिक लाभ के लिए राजनेता इस प्रकार के शब्दों को गढ़ने में और गढ़वाने में, ठीक है, सदा ही मददगार होते रहे हैं। आधुनिक समय में भी खासकर चुनाव प्रचार वगैरह के दौरान हम लगातार देखते हैं कि राजनेता अपनी छवि बनाने और विरोधी को नीचा दिखाने के लिए गालियों का सहारा लेते हैं, और जिससे मकसद क्या होता है? मकसद एकमात्र होता है भावना को भड़काना, भावना को भड़काकर राजनीति को प्रभावित करना और वोट बैंक को एक उकसावे के साथ, ठीक है, वो उसके अंदर एक जिसे हम कहते हैं ना कि वो आक्रामकता भरने का प्रयास होता है, जिससे कि उसका असर जो है जो पोलिंग बूथ होता है वहां तक पहुंचे। ठीक है, ये सबसे बड़ा मकसद होता है प्रायः राजनेताओं का। ठीक है, मंचों पर जो रोमन काल में, सार्वजनिक मंचों पर भी, रोमन काल में भी प्रतिद्वंदियों को जिस प्रकार से गालियां देने का चलन था, उसके बारे में सीनेटर सिसरो के भाषण से भी पता चलता है, जहां वे अपने राजनीतिक विरोधी के लिए अब अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये सब कई जो है उदाहरण है। ठीक है, भारत में भी मध्यकाल हो चाहे वर्तमान में विशेष रूप से आप देखते हैं, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा संख्या, एक तो मैंने कहा आपातकाल के दिनों में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, फिर आपातकाल के बाद बिहार जैसे राज्य में कर्पूरी ठाकुर के लिए, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मैं कई बार एक डिस्क्लेमर बताता हूं, इसके पीछे समाज कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आज मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूं उसका भी गलत प्रवृत्ति के लोग गलत उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये एक स्पष्टीकरण है, डिस्क्लेमर है कि आम जनता, चाहे वो सत्ता पक्ष का समर्थन करने वाला हो या विपक्ष का समर्थन करने वाला हो, कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनको कि इस प्रकार के शब्दों से फायदा उठाने या होने की कहीं ना कहीं कोई संभावना दिखती है। आम लोग इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके अपना मुंह खराब करना नहीं चाहते, ये सच्चाई है। इसीलिए इसको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि समाज के किस वर्ग ने किसका विरोधी था, नहीं, ये नहीं है। ये हर वक्त जो लोग भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये राजनीतिक चरित्र जरूर होता है, इतना याद रखिएगा। सामाजिक चरित्र नहीं होता है, इनके अंदर राजनीतिक चरित्र होता है। देखिए, समाज में जितनी भी घटनाएं घटती है ना, उसके पीछे 3 पक्ष होता है, एक राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक पक्ष होता है। इतना हर वक्त ध्यान में रहना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन करते समय इन 3 पक्षों पर निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो इस मामले में मैं एक बात से 100% श्योर हूं कि कभी भी इसके पीछे समाज नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे राजनीति या फिर लाभ होता है, आर्थिक पक्ष, स्वार्थ होता है। जिन कारणों से किसी राजनेता को गाली दी जाती है, उदाहरण के लिए मैंने बताया, गली गली में मच्छर है, फलाना खच्चर है, गली गली में शोर है, फलाना चोर है, ठीक है, फलाना का मैया हाय हाय, या फिर आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, या इस प्रकार से जिस प्रकार से पुतना या किसी को सुर्पनखा कहा गया, या फिर मैं उससे आगे मुझे याद आ रहा है, चाहे वो मौत का सौदागर हो, इतना ही नहीं, चाहे वो चौकीदार चोर है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की गालियां। चूंकि जो सभ्य लोग हैं, जो राजनीति को एक सही दिशा में लेकर चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं, वो कैसे होते हैं? याद कीजिए, भारत का इतिहास में उसके उदाहरण भी कम नहीं है। भारत के इतिहास ये कहता है कि जब लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनाव जीत कर आए थे, तो सबसे ज्यादा प्रशंसा अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बीच हुए पत्र व्यवहार को। आप याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बीच हुए पत्र व्यवहार को। आप याद कीजिए, सरदार पटेल और माधव सदाशिव गोलवलकर के बीच हुए पत्र व्यवहार को। आप याद कीजिए, जब पहली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है 5वें दशक में ही केरल में, और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है,
पहली बार धारा 356 का उपयोग होता है देश के अंदर वामपंथी सरकार के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्तेमाल करते हैं। तब नंबूद्रिपाद द्वारा लिखे गए पत्र का मजमून पढ़ लीजिए जो जवाहरलाल नेहरू को लिखा जाता है। तो यह भी एक तरफ हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास यह भी है कि जब पंडित नेहरू का निधन होता है तो फिर संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट लोकसभा में मौजूद है। ऐसे लोगों को वो भाषण पढ़ने चाहिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हो। हर भाषण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सीखते अपने इतिहास से हैं। लेकिन एक बात तो सच है ना, एक बात तो सच है कि हम कुकर्म जल्दी सीखते हैं, सुकर्म सीखने में समय लगता है। कुकर्मी लोग ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, सुकर्मी के रूप में लोकप्रियता पाने में समय लगता है। आज के दिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज के दिन कम से कम इस बात को तय करना चाहिए दर्शकों के स्तर पर, इस देश के नागरिकों के स्तर पर, मतदाताओं के स्तर पर, न कि राजनीतिक दल के स्तर पर, कि हम कैसे इन चीजों को राजनीति के मंच से मिनिमाइज कर सकते हैं, और क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, नंबूद्रिपाद, ठीक है, जैसे लोगों की राजनीतिक धारा को भारत में विकसित नहीं कर सकते। क्या हमें इसके लिए पश्चिमी मॉडल, जो गाली देने का परंपरा जो है, ये पश्चिम का मॉडल है। मैंने बताई ना, सिसरो की बातें मैंने बताई, रोमन साम्राज्य की बात कही मैंने, तो ये पश्चिम से आया हुआ परंपरा है। जब अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने प्रतिपक्षियों को के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। हमारे यहां तो परंपरा रही है कि अपने युद्ध विरोधियों के लिए भी, अगर उस परिवार की महिला अगर सामने है तो हमारा हथियार नहीं उठेगा और अपशब्द का इस्तेमाल संभव ही नहीं है। ये भारत का इतिहास है, ठीक है। तो ये पश्चिम का नकल हमने किया है, तो इसको जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमारे लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर होगा। मित्रों, बहस होना बेकार नहीं है, बहस ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है, ठीक है। कहा जाता है डायलॉग होना चाहिए, फिर डिबेट होना चाहिए, फिर डिसीजन होना चाहिए। डायलॉग, डिबेट और डिसीजन यही लोकतंत्र का अंग है। अब्यूज ये लोकतंत्र का पार्ट नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।